नमस्ते, मैं जेवीएन से डॉक्टर पिंकी खंडेलवाल, फैकल्टी ऑफ फिजियोथेरेपी एंड डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट से। आज अपना टॉपिक है बायोफिजिक्स ऑफ सर्कुलेशन। बायोफिजिक्स ऑफ सर्कुलेशन से पहले अपन ने बायोफिजिक्स ऑफ ब्रीदिंग है वो पढ़ा था। बायोफिजिक्स ऑफ ब्रीदिंग जो कि अपनी कोरिलेट करती है सर्कुलेशन से, क्योंकि एट द एंड जब भी अपनी ऑक्सीजन आएगी लंग्स तक, उसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? अपने एल्वुलाई तक। ठीक है, एल्वुलाई के वहाँ पे अपना है CO2 है एज द कैपिलरी, जो अपन बोलते हैं कैपिलरी है। वेंटिलेशन जो भी होगा उसमें है CO2 तो है, बाहर की तरफ जाएगी, और एल्वुलाई से है ऑक्सीजन है वो अंदर की तरफ आएगी। उससे पहले अपने को ये भी पता था कि जो रिकॉइलिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स रहती है जब अपन एक्सपांडेड पोजीशन में जाते हैं ब्रीदिंग के, ठीक है, और वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि कैसे एक्सपांशन हो रहा है, कैसे अपनी पोजीशन पे वापस आ रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उससे पहले अपने को बेसिक इंट्रोडक्शन अगर ब्रीदिंग का पता है, ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है, ऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन है, ये मेंटेन है, तो ही अपना सर्कुलेशन है और अच्छे से, क्योंकि हर सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। अब अगर अपना ब्रीदिंग वाला सिस्टम है, लंग्स का है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे अफेक्ट करेगा। क्यों अफेक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सचेंज होना था, ठीक है, दैट मीन्स ऑक्सीजन है जो ब्लड टिश्यूज तक जानी थी, और वापस CO2 है ब्लड टिश्यू से एल्वुलाई में आनी थी, वो नहीं आएगी। अब नहीं आएगी, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो ब्लड के अंदर है CO2 रिटेंशन होता जाएगा, और CO2 रिटेंशन होता जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो बाकी कॉम्प्लिकेशन अपने हार्ट में, बॉडी में देखने को मिलेगी। उससे पहले अपने को वेंटिलेशन के बारे में प्रॉपर पता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड एल्वुलर वेंटिलेशन। व्हाट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन? पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है कि आपने 1 मिनट में कितनी है एयर एक्सचेंज है, दैट मीन्स कितना एयर लिया है एंड कितना एयर बाहर एक्सेल करा है। उससे पहले अपने को ब्रीदिंग रेट पता होनी चाहिए। ब्रीदिंग रेट का मतलब होता है कि 1 मिनट में अपने कितनी बार चेस्ट मूवमेंट है वो हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ब्रीदिंग एक बार में आपने कितनी ब्रीदिंग करी है, ठीक है, कितनी बार चेस्ट मूवमेंट हुआ है अपना, वही होगा। तो बेसिकली अपनी ब्रीदिंग जो रेट होती है नॉर्मली 12 to 14 और 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट रहती है, ठीक है। बुक्स के हिसाब से वेरी करें, ऑफकोर्स सी बात है कि पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। क्यों वेरी करता है? डिपेंड्स ऑन कि उनकी जो मस्कुलेचर है, ब्रीदिंग की जो मसल्स है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है या कैसी है, वो पूरा उनके ऊपर डिपेंड करेगा उनकी ब्रीदिंग। बट बेसिकली एक आइडिया ले तो 12 to 16 है ब्रेथ पर मिनट है, वो रहती है, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि डिपेंड्स ऑन पर्सन। उसके बाद अगर अपन देखें पल्मोनरी वेंटिलेशन निकालना है तो 1 मिनट के अंदर अपना टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है? टाइडल वॉल्यूम कितना रहता है अपना? 500 ml। क्या अपन ने सांस ली और सांस छोड़ी, ठीक है, यही सांस ली और सांस छोड़ी एक रिपीटेशन आपने, ठीक है, ब्रीदिंग रेट के साथ अपने को निकालना होगा, ठीक है। अब ब्रीदिंग रेट कितनी है, एक बार में आप कितना लेंगे, वो कितना है ब्रीदिंग रेट? अपनी मिनिमम अपनी 12 है तो 12 लेंगे, 12, और टाइडल वॉल्यूम अपना कितना रहता है? 500 ml। तो 500 ml इंटू 12 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर पर मिनट है वो आएगा। उसके बाद अपने आते हैं एल्वुलर वेंटिलेशन। एल्वुलर वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है कि टाइडल वॉल्यूम तो है ही नॉर्मल, जो डेड स्पेस जो एयर बच जाती है वो अराउंड 150 के रहती है, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए टाइडल वॉल्यूम से, तो अपनी 350 बचेगी। 350 बचेगी इंटू 12 तो 4.2 लीटर पर मिनट के अराउंड आता है, दैट इज नोन एज एल्वुलर वेंटिलेशन। ये अपने लिए वेंटिलेशन प्रॉपर होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अपना सर्कुलेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए ज़रूरी है सही होना, क्योंकि ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है।
और इससे कोरिलेट करता है अपना किडनी सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, किडनी से बाकी और सिस्टम। इसीलिए कभी भी जब एक सिस्टम में डैमेज होगा तो वो अपने दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें अगर अपन नेक्स्ट देखते हैं बायोफिजिक्स ऑफ सर्कुलेशन में, तो उसमें अपन ने पता है बेसिक नीड्स अपने को पता है कि क्या क्या होती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे अपनी वॉल्स प्रेजेंट रहती है। अब क्या रहता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इसके थ्रू अपने ब्लड किस में आता है, राइट एट्रियम है उस तरफ आएगा। राइट एट्रियम में फिर अपने वॉल्स के थ्रू ये किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल्स के बाद अपना क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी रहती है। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स में जाता है। लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होता है, यहाँ तक तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा कहाँ से आ रही है, अपनी वेना केवा, दैट मीन्स लोअर लिम्ब से ये पूरा ब्लड आ रहा है। लोअर लिम्ब से आके ये कहाँ तक जाएगा, एट्रियम में जाएगा, फिर वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा ताकि ऑक्सीजनेटेड हो सके। फिर ये यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट है एट्रियम में वहाँ जाएगा, फिर वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अपना है ये नॉर्मली, तो ये जो सर्कुलेशन होता है ये तो अपना हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स तक जाता है, एंड ये पूरा जो सर्कुलेशन हो गया ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब अपनी स्टोरी कहाँ स्टार्ट होती है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो अपने को पता है कि हाँ ये चीज़ें रहेगी। अब अपने को ये पता है, उसके बाद अपने को मेन चीज़ पता रहनी चाहिए कि सर्कुलेशन का क्या इफ़ेक्ट रहता है। सर्कुलेशन अपना नॉर्मली जब अपन पेशेंट देखते हैं एज अ फिजियोज़, तो अपने बहुत सारे हैं बीपी के पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, और आजकल तो बहुत है कि स्ट्रोक के चांसेस है, कि अटैक के चांसेस है, ये बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब अपन है कि नेक्स्ट में देखते हैं कि कैसे सर्कुलेशन और ब्रीदिंग है एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं और क्या इफ़ेक्ट आता है इनका। ओके, नमस्ते।